सभी बच्चों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम सभी को। राम राम भैया जी। और बच्चों कैसे हो सब बच्चे? उम्मीद करो कि सब बच्चे एकदम बढ़िया होगे, बिंदास होगे। तो गाइज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक नंबर 2 प्रोज का। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जामिनेशन आ चुका है और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ और 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस करा के दूंगा दोस्तों। तो इंग्लिश प्रोज आज आप लोग पढ़ने वाले हो मेरे साथ, ठीक है। मैं हूँ विजय धागरे, आपका अपना ट्यूटर, इंग्लिश ट्यूटर, जो आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश 12th क्लास इंग्लिश। और जिसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों 2022 का सिलेबस है बच्चों। चलो तो आज हम लोग उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि 15 नंबर पक्के हम लोग कैसे करेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। और लेसन नंबर 2 है द लॉस्ट स्प्रिंग, ये आपको पता होगा। और मैंने एक इसमें नीचे ऐड किया हुआ, पेपर नहीं फंसा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये बात बेटा याद रखना है, अगर पेपर नहीं फंसा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। पेपर पूरा फंसेगा दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा क्या है? क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स को देखो आप लोग। चलो तभी मेरे प्यारे कमांडोज आइएगा अपने मुद्दे पर। मुद्दा हमारा क्लास 12th प्रोज चैप्टर अब आपका रहेगा सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग। ये रहा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपके लगभग 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आ जाएगा, पक्का पक्का फंसेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, हु वॉज मुकेश? मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वॉज हिज एम्बिशन? ये कह रहा कि मुकेश था कौन और ये कहां से बिलोंग करता था और व्हाट वॉज हिज एम्बिशन, इसका एम्बिशन क्या था, ठीक है दोस्तों। चलो अब देखो दोस्तों मुकेश के बारे में हमें पढ़ना है। अब उसमें 3 क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तीनों का उत्तर आपको एक ही में देना है। अब मान लो पेपर में आ जाए व्हाट वॉज मुकेश, तो भी इसको लपेटो। वेयर डिड ही बिलोंग, तो भी इसको लपेटो। अगर वो पूछे व्हाट वॉज हिज एम्बिशन, तो भी इसको लपेटो। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपके मैंने शामिल किए हैं, 3 क्वेश्चन आपके शामिल मैंने किए हैं इसमें। देखो दोस्तों अब इसको लिखोगे कैसे? मुकेश के बारे में लिखना है, तो मुकेश वॉज अ यंग मैन, वह एक जवान लड़का था, बिलोंगिंग टू, और वो कहां से बिलोंग करता था? बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, कहां से है? बिलोंगिंग टू द बेंगल, बेंगल का मतलब होता है चूड़ी, चूड़ी, बिलोंगिंग टू बेंगल मेकिंग फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता था? जो कि चूड़ियों का काम करती है, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो चूड़ियों का काम करती है या चूड़ियां बनाती है। फ्रॉम फिरोजाबाद, कहां पे बच्चों? फिरोजाबाद में। हिज एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी बच्चों? हिज एम्बिशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल अलग थी अपनी फैमिली से। एस का मतलब यहां पे क्योंकि, ये कंजंक्शन है बच्चों, ये क्योंकि। ही वॉन्टेड टू बिकम, वह बनना चाहता था अ मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाहता था दोस्तों? मोटर मैकेनिक, वो मैकेनिक बनना चाहता था। तो कोई पूछे मुकेश कौन था, तो मुकेश एक जवान लड़का था, किस फैमिली से बिलोंग करता था? चूड़ियां बनाने वाली फैमिली से बिलोंग करता था। और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? बिल्कुल फैमिली से अलग थी, वो चाहता था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। तो ये रहा इसका उत्तर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है। आगे चलो, अगला रहेगा इट इज हिज कर्म, ये उसके कर्म है। हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी है बच्चों ये। डेस्टिनी का मतलब होता है उसके भाग्य, कर्म। हु सेड दिस एंड वाई, ये किसने कहा और क्यों कहा? तो इट इज हिज कर्म, ये किसने कहा और क्यों कहा, ये आपसे पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 में। अब देखो दोस्तों इसको आप लोग कैसे समझते हो? इट इज हिज कर्म, ये उसके कर्म है। कर्म कर्मा एक ही बात है, इंग्लिश में इसको कर्मा बोलते हैं, हिंदी में कर्म बोलते हैं। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये उसके कर्म या उसकी किस्मत है। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, किस्मत, ये उसकी किस्मत है। मुकेश ग्रैंड मदर सेड, ये बात किसने बोली बच्चों? मुकेश की दादी जी ने बोली। दिस, ये किसने बोली? मुकेश की दादी जी ने बोली। बिकॉज, क्योंकि शी हैज वॉच्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को देखा
गो ब्लाइंड, अंधा होना, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी उसने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा। कैसे बच्चों? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, जो पॉलिश करने की जो धूल होती है ना, ग्लास वगैरह को, चूड़ी वगैरह को जो पॉलिश करने की धूल होती है, उससे अंधा होता देखा। ठीक है, क्योंकि आप लोग चूड़ियों का अगर काम करोगे आप लोग, तो आपके नजरों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है, ये फैक्ट है, तो यही बात उसने बोली है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा रहेगा? वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा करकट बीनने वाले, कूड़ा करकट बीनने वाले, कूड़ा करकट बीनने वाले, इससे आप लोग बोलते हो दोस्तों क्या? रैग पिकर्स, इससे आप लोग बोलते हो रैग पिकर्स। वाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, ये कह रहा है कि जो साहिब था ना, और इसके अलावा और कूड़ा करकट बीनने वाले, नॉट वियर चप्पल्स, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे? वॉट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, इस बात के लिए उन्होंने क्या बहाने बनाए? एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना। डिड दे गिव फॉर इट, इस बात के क्या बहाने बनाए? यानी जो भी रैग पिकर्स थे ना, चाहे साहिब हो या इसके अलावा और भी कूड़ा करकट बीनने वाले जो बच्चे थे या लोग थे, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, और इस बात के लिए उन्होंने क्या बहाने बनाए या वो क्या बहाने बनाते थे? चलो, साहिब एंड अदर। अब देखो दोस्तों, आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को पीछे से यहां से यूज करके लिख सकते हो। साहिब एंड अदर रैग पिकर्स, साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर, देखो यहां पे डिड पहले आ रहा है क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। अब अफर्मेटिव बनाओगे तो डिड यहां पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये तो देखो कॉमन सी बात है, आप लोग 12th क्लास के बच्चे हो। अब देखो 12th क्लास के बच्चे छोटे मोटे बच्चे तो होते नहीं कि सब बात मैं लिखना सिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप लोग विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपको फिर मर जाना चाहिए, क्योंकि बेकार है तुम्हारा रहना। अगर तुमने इतना भी नहीं पढ़ा या इतना भी नहीं आता तो तुम बेकार आदमी हो। फिर आपको बेटा इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, क्या समझे आप लोग? चलो, तो मैं बेटा दोबारा पढ़ाऊं, अब पढ़ो। साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर द चप्पल्स, ये कह रहा है कि साहिब और अदर रैग पिकर्स थे ना, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे? क्या हो गया इसको? नो सिग्नल। चप्पल क्यों नहीं पहनते थे? बिकॉज क्योंकि इट्स देयर ट्रेडिशन, ये उनकी परंपरा थी। ट्रेडिशन का मतलब होता है दोस्तों परंपरा, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, परंपरा, ये उनकी परंपरा थी। टू वेंडर, वेंडर का मतलब होता है घूमना, और बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव, बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव। ये उनकी परंपरा रही थी कि वो नंगे पांव घूमते थे। एंड और दे डिड नॉट लाइक द वियर ऑल्सो, और वे चप्पल पहनना पसंद भी नहीं करते थे। यानी ये कह रहा है कि जो रैग पिकर्स है ना, चाहे वो साहिब हो या कोई और हो, वो चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि उनकी ये परंपरा रही है नंगे पांव घूमे। और आगे भी कह रहा है एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो, और वो चप्पल पहनना पसंद भी नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज्ड, वे बहाने बनाते थे, दैट के देयर मदर डिड नॉट गिव देम, कि उनकी मम्मी ने उनको चप्पल नहीं दी। देम का मतलब यहां पे चप्पल है, गिव देम सॉरी, उनको नहीं दी। फ्रॉम द सेल्फ, कहां से? सेल्फ का मतलब था पटिया से, पटिया से उतार के चप्पल उनको नहीं दी। तो ये बेटा यहां पे उन्होंने बहाने बनाए हैं कि भैया उनकी मम्मी उनको चप्पल नहीं देती थी पटिया पे से पहनने के लिए। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का, तीसरे का उत्तर। आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उस कूड़े का मतलब क्या था? व्हाट डिड फाइंड इन इट, और उन्होंने इसमें क्या ढूंढा? बहुत अच्छी बात बोली है बेटा इसने। ठीक है, इसका मतलब क्या था, कूड़े का मतलब क्या था, और ये बच्चे इसमें क्या ढूंढते थे? ठीक है, चलो
इसको बेटा हम लोग उत्तर के माध्यम से समझते हैं। उत्तर आपका ये सामने लिखा है। उसने बोला है द मीनिंग ऑफ द गार्बेज, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उस कूड़े का अर्थ होता था, क्या होता था बच्चों, वॉज रैप्ड इन वंडर, यानी आश्चर्यचकित रहना, मतलब एक शॉकिंग कंडीशन होती थी बच्चों के लिए, इसमें पैसा मिलेगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। तो क्या कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन वॉज रैप्ड इन वंडर, मतलब आश्चर्यजनक। दे फाउंड अ रुपी, वे इसमें क्या ढूंढते थे बच्चों, रुपीज और 10 रुपी नोट, और क्या ढूंढते थे बच्चों, 10 रुपए का सिक्का। इन इट, इट मतलब कूड़े में, एंड सम टाइम और कभी कभार, अ सिल्वर कॉइन्स, उनको क्या मिल जाते थे बच्चों, सिल्वर कॉइन्स। ये कह रहा है कि बच्चों के लिए कूड़े के ढेर का मतलब क्या होता था बच्चों, कूड़ा नहीं, मतलब एकदम शॉकिंग, यार इसमें तो पैसा मिलेगा। ठीक है, उनको क्या क्या का पैसा मिलता था, 1 रुपए का सिक्का मिल गया, वही दबे 10 का सिक्का मिल गया, या कभी कभार उनको चांदी का सिक्का मिल जाता था। तो बच्चों के लिए ये सब चीजें, बच्चों के लिए कूड़े का ढेर केवल और केवल क्या होता था, पैसे ढूंढने का जरिया ये होता था। ये बेटा इस पाठ के माध्यम से समझाया गया है। चलो बेटा अगला देखते हैं फिर हम लोग। हु वाज द मुकेश, भाई ये क्या हो गया, अच्छा हाँ, वो एक्चुअली क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया शायद, मुझे लग रहा है रिपीट हो गया वो, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया बच्चों। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, ये आपका रिपीट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अगला है हु वाज साहिब, साहिब कौन था। तो बेटा सिंपल सी बात है, साहिब इज रैग पिकर, आप इसको इतना लिखोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, और ये पेपर में भी आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको कराया है। व्हाट वाज द साहिब लुकिंग फॉर, साहिब क्या ढूंढता था बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया, साहिब कौन था, कूड़ा बीनने वाला, और कूड़ा बीनने वाले बच्चे क्या करते थे, बहुत बढ़िया, गार्बेज में से, कूड़े के ढेर में से सिक्कों को ढूंढते थे। तो साहिब वॉज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, कॉइन्स, क्या ढूंढता था साहिब, कॉइन्स, सिक्के, इन गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़े के ढेर में से, कूड़े के ढेर में से वो क्या ढूंढते थे बच्चों, क्या ढूंढता था, सिक्के ढूंढता था, कौन, साहिब। अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको शायद ना पता हो, ये कई बार पेपर में आ गया है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इसको याद जरूर कर लेना, इसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, और इसके आने की संभावना इस बार ज्यादा है, इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है बच्चे। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, आवाज आ रही है मेरी, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि इसको आप लोग एक बार ढंग से पढ़ लेना बस। चलो भैया, तो उसने बोला व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, वो क्या चीजें हैं जो फिरोजाबाद शहर को फेमस बनाती हैं। देखो दोस्तों, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, जो फिरोजाबाद सिटी है ये फेमस है फॉर बैंगल्स, चूड़ियों के लिए, यहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का काम होता है, सभी को पता है। एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इंगेज्ड इन, शामिल है, इंगेज का मतलब होता है लीन है, शामिल है, शामिल है, इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक परिवार फिरोजाबाद का शामिल है किसमें बच्चों, चूड़ियां बनाने में शामिल है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास, ये बेटा एक केंद्र है, किसका केंद्र है, इंडियाज ग्लास का, यानी इंडिया में जो ग्लास उद्योग है उसका एक केंद्र है, ठीक है। ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री चल रही है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फैमिलीज हैव बीन स्पेंट, फैमिली स्पेंट करती है, व्यतीत करती हैं, जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेंसिस, फर्नेंसिस का मतलब होता है बच्चों, एक मिनट रुको बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है बेटा, एक मिनट रुको मुझे, है ना, मैं भी चेक कर लूं, वरना मेरा अगर यहाँ गलत हो गया तो तुम्हारा भी गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो सकता है यार, इतनी मैं बड़ी प्यार से बनाता हूँ तुम्हारे लिए ताकि एक भी शब्द गलत ना हो, क्योंकि आपका गलत हो गया इसका मतलब ये है
क्या भट्टी ठीक है, हो गया, भट्टी ही है, भट्टी। बेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन। देखो बेटा इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा बीच में पॉज हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर वाली बात है। अपने माँ साहब हैं, अपना स्टूडियो, अपना सब कुछ है, अपने बालक हैं तुम सब लोग, कोई समस्या नहीं, दोबारा पढ़ लो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि पेपर की बात है। देखो दोस्तों, कोई पैसा वैसा है नहीं किसी चीज़ का। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद सिटी जो है इस फेमस, वो प्रसिद्ध है फॉर बैंगल्स, चूड़ियों के लिए। एवरी फैमिली इन द फिरोजाबाद, प्रत्येक परिवार फिरोजाबाद में इंगेज्ड इन, शामिल है, मेकिंग, बनाने में, बैंगल्स, चूड़ियों को। इट इज द, इट्स नहीं होगा, इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग। ये बच्चों इंडिया का एक कांच का मुख्य उद्योग, मतलब मुख्य सेंटर है। चलो, फैमिलीज हैव स्पेंट, जो परिवार है ना, वो अपने बेटा कई सारी पीढ़ियां व्यतीत करते आ रहे हैं, कई सारी पीढ़ियों को व्यतीत करते आ रहे हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करने में। यानी इसका मतलब ये कि वहाँ के लोगों की कई सारी पीढ़ियाँ बीत गई जो कि चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही हैं। यानी कई सारी पीढ़ियों से लोग अभी भी चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं, और भट्टियाँ जो है ना, चूड़ियाँ बनाने वाली कारखानों जो भट्टियाँ लगी होती हैं उनके अराउंड काम कर रहे हैं। उस अराउंड का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी कई सारी पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं कांच का काम करते करते। ये यहाँ पर दर्शाना चाहता है दोस्तों। आगे वेल्डिंग ग्लास, हाँ, तो लोगों की कई सारी पीढ़ियां बीत चुकी हैं किसके अराउंड, फर्नेसेस यानी भट्टियों के, बेल्डिंग ग्लास, ग्लास को बेल्ड करने में, ग्लास को यानी चूड़ियाँ उड़ियाँ बनाने में, मेकिंग वेंगल्स, और किस में बीती हैं, चूड़ियाँ बनाने में, फॉर द वुमेन, औरतों के लिए। तो फिरोजाबाद काय के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए। ठीक है, ये इतना आप लिख देना, आपका उत्तर सही माना जाएगा। थोड़ा सा और इसमें से बना के लिख दोगे तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो आप इतना लिखोगे तो ये मान के चलो बेस्ट है, मजा आ जाएगा उसको भी, बोलेगा यार बच्चा बहुत होशियार है और धाकरे माँ साहब से पढ़ के आया है। ठीक है, नहीं तो आप लोग इतना भी लिख दोगे ना बच्चों, कहाँ तक, यहाँ तक, तो भी आपका सही माना जाए, कोई समस्या नहीं है। आप लिख देना, द सिटी ऑफ द फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ तक लिख देना, बैंगल्स तक, तो भी आपका सही माना जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक लिख देना। और अगर आप लोग पूरा लिखोगे तो ये मान के चलो बहुत बढ़िया रहेगा वो बच्चों तुम्हारे लिए। अब देखो दोस्तों, आगे रहेगा आपका चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर को भी देखते हैं बच्चों। लॉन्ग आंसर इसमें से मैंने एक रखा है, बस एक रखने का मेरा पर्पस ये है कि आपको ज़्यादा अपना दिमाग खराब नहीं करना, इंपॉर्टेंट को अपना पढ़ लो और पेपर पास करो। जो भी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको मैथ्स में और फिजिक्स में वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाओ और सब्जेक्ट में लगाओ। इंग्लिश में बेटा जो मैं आपको कराऊंगा उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आप इसको एक बार पढ़ो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। हाँ जी प्यारे बच्चों, आए अब लोग, आए अब हम लोग अब अपने मुद्दे पे आ जाओ। वॉट डिड द नरेटर नोटिस, नरेटर ने क्या नोटिस किया, इन द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में, वेयर जहां पर मुकेश लिव्ड, जहां पर मुकेश रहता था। वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स, और बैंगल मेकर्स जो थे ना चूड़ियां बनाने वाले, उनकी कंडीशन क्या थी। तो एक बार फिर समझ लो, वॉट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी, नरेटर ने लोकेलिटी में क्या नोटिस किया, वेयर मुकेश लिव्ड, जहां मुकेश रहता था। वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स की कंडीशन क्या थी। ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है, देखनी, समझनी है। अब देखो दोस्तों, द नरेटर नोटिस्ड, नरेटर ने नोटिस किया, इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में, वेयर जहां पर मुकेश लिव्ड, जहां पर मुकेश रहता था, दैट द लेंस वर वेरी स्टिंकिंग, स्टिंक का मतलब होता है बदबूदार, एंड चॉक्ड, रुकी हुई, विद गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट से, कूड़ा करकट से।
जहां पर वो रहता था वहां पर लेन्स कैसी थी बच्चों? वेरी स्टिंकिंग, बहुत बदबूदार। एंड चौक्ड, वो बिल्कुल जाम थी विद गार्बेज, कूड़ा करकट से। यानी जहां पर ये लोग रहते थे उस लैंड में या उस कॉलोनी में, चारों तरफ क्या बदबू ही बदबू। इसके अलावा बच्चों वो चौक्ड यानी बंद हो रखी थी। चौक का मतलब होता है बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना, ब्लॉकेज हो रखी थी। किससे बच्चों? कूड़े करकट से। एंड और द होम्स वर रिमेन्ड होवल्स, जो घर थे ना वो किस में थे, मतलब कैसे थे? होवल्स का मतलब होता है टूटे फूटे मकान। लिख लो यहां पर, टूटे फूटे मकान। टूटे फूटे मकान जो रहने लायक ना हो, टूटे फूटे मकान, हॉवल्स। विद क्रम्बलिंग का मतलब होता है बेटा, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटी फूटी दीवारें। जो टूटी फूटी दीवारें, वॉबी डोर्स, वॉबी का मतलब ढीले मीले। ढुलमुल का मतलब होता है ढुलमुल डोर्स, यानी जहां पर प्रॉपर खिड़की ना लग पाए, ऐसे दरवाजे थे। एंड नो विंडो, और उन दरवाजों पर बच्चों खिड़कियां नहीं थी। लेकिन यानी दरवाजे कैसे थे? ऊबड़ खाबड़ टूटे फूटे से, उन पर बेटा वहां पर खिड़कियां नहीं थी। ठीक है, ये बच्चों ये कंडीशन थी किसकी? बेंगल मेकर्स के मकानों की। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ, ऐसा इस पाठ में गिवन है। आगे हम लोग इसी में बढ़ेंगे बच्चों। आगे जब हम लोग बढ़े तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर, ये कहना चाहता है मानव और जानवर ये आपस में साथ साथ रहते थे इन दोज होम्स, उन मकानों में। द कंडीशन ऑफ द बैंगल्स मेकर्स, यानी बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वालों की कंडीशन वर वेरी पिटिएबल, बहुत दयनीय थी। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय होना, दयनीय होना। तो उनकी कंडीशन कैसी थी दोस्तों? पिटिएबल। दे स्पेंट देयर होल लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत की किसमें? ऐसे ही मकानों में। ऐसे मकान जिसमें जानवर और आदमी एक साथ रहते हों, और बिल्कुल टूटे फूटे मकान जिसमें बहुत ज्यादा बदबू आती हो, दरवाजे हैं नहीं बिल्कुल इसमें। ठीक है, उनकी कंडीशन बहुत दयनीय थी। इस कंडीशन में उन्होंने अपनी लाइफ को बिताया। चलो आगे क्या कह रहा है? वाइल, जबकि वर्किंग अराउंड द फर्नेसिस, वो किसके चारों तरफ काम करते थे? भट्टियों के चारों तरफ। फर्नेसिस का मतलब भट्टियां होती हैं फॉर मेकिंग बैंगल्स, किसके लिए? चूड़ियां बनाने के लिए। एंड लास्ट दियर आई साइट, लास्ट ही लॉस्ट, और खो चुके थे अपनी आई साइट। यानी ये कह रहा है कि बेटा बहुत उनकी कंडीशन खराब थी। दे स्पेंट होल लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी किसके चारों तरफ? भट्टियों के चारों तरफ। ठीक है, फॉर मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के लिए। एंड लॉस्ट देयर आई साइट, और उनकी आंखें भी जा चुकी थी। जाने का मतलब अंधे हो चुके थे, आंखों से कम दिखता था। स्टिल, फिर भी, स्टिल दे रिमेन्ड पुअर, फिर भी वे लोग कैसे थे बच्चों? पुअर थे यानी गरीब थे। दे कुड नॉट एंजॉय इवन फुल मील, यानी ये कहना चाहता कि दे कुड नॉट एंजॉय, उनको नहीं मिलता था, वो एंजॉय नहीं कर पाते थे इवन फुल मील, भरपेट भोजन। यानी इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनको भरपेट खाना नहीं मिल पाता था। सच वॉज देयर कंडीशन, ऐसी उनकी स्थिति थी। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार फिर समझ लो। हमारा क्वेश्चन था व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकलिटी। तो लोकलिटी में नरेटर ने क्या देखा? वेयर लिव्ड मुकेश, जहां पर मुकेश रहता था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स, और बैंगल मेकर्स की कंडीशन क्या थी। अब मान लो कल को शॉर्ट आंसर में इतना पूछ लिया, तो आप लोग यहां से बेटा इसको याद कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को, लॉन्ग को। और बेटा अगर आपसे पूछा जाए उनके बारे में, उनकी कंडीशन कैसी थी, तो यहां से लेकर और यहां तक लपेट देना, शॉर्ट आंसर भी बन जाएगा। मैंने क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से रखा है कि अगर आप लोग लॉन्ग को याद कर लोगे तो एक दो शॉर्ट तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, हाँ या ना। और शॉर्ट भी मैं इसलिए करवा रहा हूं जिससे कि आपको समस्या ना हो। ठीक है, चलो तो आप इनको एक बार घर पे ढंग से देख लेना। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सब चीजें बहुत पसंद आएंगी। पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, मात्र 25-30 मिनट की क्लास में। अभी हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ, हमें लगभग हो गए बच्चों 25 मिनट होने वाले हैं। एग्जैक्ट टाइम इसमें शो नहीं कर रहा, तो मैं बता नहीं सकता कितना समय हो गया। आज से इतना बहुत है। ठीक है, इस टॉपिक को एक बार ढंग से पढ़ लेना। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। और कोई भी बच्चा मुझे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहता है और इनकी PDF चाहता है, तो PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें 8865947171। इस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, सभी को नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय।